और अभी बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, और सबसे इम्पोर्टेंट नहीं कहूंगा, सबसे लास्ट पार्ट। इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, वो स्टार्टिंग में हमने कर ही लिए हैं। और अभी बेटा जी पढ़ने वाले हैं हम लोग इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म्स के बारे में। ठीक है, बाकी यार इम्पोर्टेंट क्या बोले। अभी तक देखो जो सीबीएसई पूछता है ना, पिछले 10 सालों का पैटर्न देखें या फिर एनसीईआरटी से देखें, तो 3 मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं, SN1, SN2, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। उन्हीं को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले SN1 एंड SN2 से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सब्स्टिट्यूशन होगा सिंपली एक RX। सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, जिसमें एक एटम की जगह दूसरा एटम आ जाता है, या एक ग्रुप की जगह दूसरा ग्रुप आ जाता है। तो समझिए, कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हैलोरीन इज पोलर एंड हैलाइड आयन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल। देखिए ये एक कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है, और हमें पता है कि हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा इन दोनों कंपैरिजन में। तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, आप लोगों ने लगा के रखना है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस पे जुड़ जाएगा। अब ये रिएक्शन दो तरह की होती है भाई, एक होती है SN1, एक होती है SN2। SN1 को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, या फिर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, या फिर बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सीधा कंसेप्ट पे जाएं, थोड़ी सी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? व्हेन अ नॉर्मल लाइट फ्रॉम अ लाइट सोर्स, also called diffuse light, is passed through Nicol prism, then the light is changed into PPL। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। जैसे एक नॉर्मल लाइट है, ठीक है, डिफ्यूज लाइट है, और इसको आपने पास करा दिया निकोल प्रिज्म में से, तो ये बिल्कुल एक ही प्लेन में ट्रेवल करेगी, और इसको बोला जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब हम किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पोलैरिमीटर में से पास कराते हैं, पॉसिबल है वो लाइट सीधी चली जाए। इट मीन्स वो जो सॉल्यूशन आपने लिया है, वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या जो भी सब्सटेंस है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और अगर वो उसको रोटेट कर देता है राइट साइड में, या कह लीजिए लेफ्ट साइड में, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। हाँ, अगर वो उसे रोटेट कर रहा है राइट साइड में, उस सब्सटेंस को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है लेफ्ट साइड में, उसे बोलेंगे बेटा जी लेवो रोटेटरी। अभी अगली बात करते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। मैंने आपको बता दिया ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं। when this plane polarized light is passed through a solution of an organic compound, then the light may rotate either clockwise or anti-clockwise, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। such substance are called optically active substance। अब दो तरह के होंगे ये, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेट क्लॉकवाइज, इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी, और सिंपली पॉजिटिव। और लिवो रोटेटरी क्या होता है, इफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, इट इज कॉल्ड लिवो रोटेटरी एल, और या फिर इसको सिंपल नेगेटिव से दिखा दिया जाता है। और अभी स्टार्ट करते हैं भैया, स्टीरियो सेंटर क्या होता है। इफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू अ कार्बन आर डिफरेंट, देन सच अ कार्बन इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर और कायरल कार्बन। देखिए जैसे एक कार्बन है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और इसके ना पता होगा आपको, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पता भी होना चाहिए यार, अभी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। और इसके ना सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से पूरे हो रहे हो, तो इसे स्टीरियो सेंटर या फिर कायरल कार्बन कहा जाता है। द asymmetry of the molecule is responsible for the optical activity in such organic compound। The asymmetry is also called disymmetry। देखो अगर किसी सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव होना है ना भाई, तो उसको क्या होना चाहिए, स्टीरियो सेंटर होना चाहिए, या असिमेट्री होनी चाहिए। असिमेट्री को ही डाइसिमेट्री भी बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कायरलिटी। क्या होता है, द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड कायरल कार्बन। Such carbon do not have a plane of symmetry। This property of compound is called chirality और disymmetry। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। अभी मैं सिर्फ बुकिश लैंग्वेज बता रहा हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। एंड वन ऑफ देम will be dextrorotatory and other will be levorotatory। Such pair of dextro and levo isomer are called enantiomers। Essential condition for enantiomers is
सिमेट्री। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि आपके पास ब्यूटेन 2 है, अगर आप ब्यूटेन 2 का स्ट्रक्चर बनाओ तो कुछ ऐसे बनेगा। अब आप एक कार्बन को चेक करो, हर एक कार्बन को नहीं, इस कार्बन को अगर आप स्पेसिफिकली चेक करते हो तो इसका एक बॉन्ड CH3 पूरा कर रहा है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन पूरा कर रहा है, एक बॉन्ड C2H5 पूरा कर रहा है, एक बॉन्ड OH पूरा कर रहा है, तो ये एक कायरल है। अब इसको मिरर के सामने रख देंगे तो इसकी इमेज डिफरेंट आएगी। अब जिसकी मिरर इमेज डिफरेंट आती है वही ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, और उन्हें ही हम लोग इनैंशियोमर्स भी बोलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर को ही इनैंशियोमर्स बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल कंसीडर करो, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन, ये बना हुआ है। आप इस कार्बन को चेक करो, इसके सारे के सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से पूरे हुए हैं। इसको मिरर के सामने रखेंगे तो मिरर के सामने पता है ना, जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। हो गया। अब मिरर इमेज डिफरेंट आ रही है। ऐसी इमेजेस को ही हम लोग ऐसे सब्सटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनांशियोमर्स बोलते हैं। एनांशियोमर समझ जाना ऑप्टिकल आइसोमर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि हम लोग रेसमिक मिक्सचर किसे कहते हैं। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो सब्सटेंस so that net rotation is zero is called racemic mixture. The process of making a racemic mixture is called racemization and these are represented एज प्रीफिक्स DL लिखा जाएगा भाई, या फिर प्लस माइनस लिखा जाएगा। मेरी बात समझ में आई है आपको या नहीं आई है? मैं समझाता हूँ मैं आपको क्या क्या बोल रहा हूँ। कि अगर आप सब्सटेंस ले लो, 1 मोलर डेक्स्ट्रोरोटेटरी ले लो, 1 मोलर लेवोरोटेटरी ले लो, सो दैट की जो PPL लाइट थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, उसकी जो नेट रोटेशन आएगी वो 0 आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो जैसे ये होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना, अगर आप उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस में से पास कराओगे तो वो उसे राइट में रोटेट कर देगा, ठीक है। फिर वो लेवो में से पास होगी तो लेवो से क्या करेगा, लेफ्ट में रोटेट कर देगा भाई। अब सीधी होती तो लेफ्ट में ऐसे जाती, बट ये ऑलरेडी राइट में जा रही है, अब ये लेफ्ट में होके सीधी हो जाएगी। अब नेट रोटेशन जो है वो तो 0 है, ठीक है। ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है रेसमाइजेशन। और क्योंकि D और L दोनों फॉर्मली हैं तो DL लिख देते हैं या फिर प्लस माइनस लिख देते हैं। नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन। क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी आइसोमर फ्रॉम रेसमिक मिक्सचर बाय सुटेबल मेथड इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। रेसमाइजेशन क्या होती है, D एंड L को मिक्स करना, और रिजोल्यूशन क्या होता है, उनको सेपरेट आउट करना। नेक्स्ट इज SN2 मैकेनिज्म। अब बात बढ़ती है, SN2 मैकेनिज्म किसे कहते हैं, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। इन रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, मोलिकुलरिटी क्या होती है, 2 होती है। बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करती है। जैसे ना मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ कि ये है हेलोल्केन, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो चला जाएगा। अब ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है। मैकेनिज्म समझिए, मैकेनिज्म कैसे होता है भाई। SN2 की बात करते हैं, ठीक है। एक सेकंड मैं रफ कर दूं इसको, ये गलत बन गया। तो बेटा इसको नोटिस करो आप लोग, ये जो दिख रहा है ये एक हैलोल्केन है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और ये कैसा है, ये एक प्राइमरी हैलोल्केन है। इस पे OH लगेगा। अब एक्चुअल में OH इस पे डायरेक्ट जाके अटैक नहीं कर सकता। क्यों सर, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब अगर हैलोजन इससे हटना चाह रहा है कि क्या ये कार्बन इसको जाने देगा? ऐसे नहीं जाने देगा, क्योंकि फिर तो कोई भी इसको कहेगा मेरे को जाना है, ऐसे नहीं बात बनेगी। तो क्या होगा, इसको बैक साइड से अप्रोच कर रहा है एक न्यूक्लियोफाइल। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके 5 बॉन्ड बनेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और फिर वो हट जाएगा। यहां पे ये OH है, OH लिखना आपने ये, ठीक है, और X यहां से हट गया। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अगली बात करें तो क्या है भाई, इन दिस मैकेनिज्म द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स गेट्स इन्वर्टेड। इन्वर्टेड समझ रहे हो? अभी यहां से ये बैक साइड में चला गया, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और वाल्डन इन्वर्जन इसे बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं SN1 की। SN1 को क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, ठीक है, और वो भी सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे 1 होता है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 होने चाहिए क्योंकि पार्टिसिपेट तो 2 करते हैं, बाकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे 1 ही रहता है।
दो स्टेप में होती है रिएक्शन। कैसे होती है सर? देखो, जैसे उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले होना जरूरी है, बट इसमें ऐसा कुछ भी होना जरूरी नहीं है। पहले देखो, ये टर्सरी है। टर्सरी में क्या होता है, ये सारे के सारे ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसको अप्रोच करेंगे कि ये ग्रुप को निकाल ले, तो ये निकाल सकता है। ठीक है, OH नेगेटिव, X नेगेटिव बाहर निकलेगा और OH इस पे जुड़ेगा। अब इसका मैकेनिज्म देखो आप लोग नीचे, क्या हो रहा है भाई, ये है कार्बन, इसके पास 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं X। ये स्टेप स्लो होता है, बहुत आराम से होता है, क्योंकि एक स्टेबल कंपाउंड अनस्टेबल होना चाह रहा है। देखिए आयंस जब भी होंगे ना वो अनस्टेबल बनेगा। ठीक है बेटा, तो इसने X नेगेटिव निकाल दिया, अब ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो अनस्टेबल हो गया, और अब इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और बड़ी ही फास्टली अटैक पॉसिबल है। अच्छा, अब ये अटैक दोनों साइड से कर सकता है, क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, आगे से भी अटैक हो सकता है, पीछे से भी। अगर आगे से अटैक होगा, जहां से न्यूक्लियोफाइल गया वहीं से अटैक हो, तो उसे बोला जाता है रिटेंशन। और जहां से न्यूक्लियोफाइल गया उसकी बैक साइड में अटैक हो तो उसे बोलते हैं इन्वर्जन, जैसे कि पिछले केस में हुआ था। क्योंकि पहले तो न्यूक्लियोफाइल उसमें हटा ही नहीं था ना, उस वाले में, SN2 वाले में भाई, उसमें तो हटा ही नहीं था। उसमें तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तभी हटेगा। क्लियर है? अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करी जाए, क्योंकि आपसे पेपर में यही पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। SN2 के लिए पूछा जाए तो सबसे फास्ट होता है CH3X, उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। और अगर SN यही है, CH3X, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। पता है ना प्राइमरी सेकेंडरी किसे कहते हैं? जहां पे हैलोजन लगा है जिस कार्बन से, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी है, और अगर वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो वो टर्सरी है। क्योंकि SN2 में जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो है स्टीरिक हिंड्रेंस। एज स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीजेस। क्योंकि अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल को, विदाउट न्यूक्लियोफाइल के अटैक के SN2 पॉसिबल नहीं है। अब न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो उसे खाली जगह मिलनी चाहिए, बट आप अगर आप देखो टर्सरी में तो बहुत सारे ग्रुप्स ने घेर रखा है, तो अटैक इतना आसान नहीं है। इस केस में बहुत छोटे छोटे ग्रुप लगे हैं तो अटैक आसान रहता है। इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच कार्बन हैलोजन बॉन्ड कार्बन ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है भाई। अब SN1 की बात करें तो SN1 में इसका उल्टा केस है, टर्सरी सबसे अच्छे से रिएक्ट करते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर ये CH3X 0 डिग्री बोल सकते हो इसको। इन दिस एन इंटरमीडिएट कार्बन पॉजिटिव इज फॉर्म्ड, इसे बोलते हैं कार्बोकटायन, इसमें कार्बोकटायन बनता है। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, फास्टर इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितना स्टेबल कार्बोकटायन होगा उतनी फास्टर वो रिएक्शन भी होगी। अब स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा होता है? जो 3 साइडों से कार्बन से घिरा हो, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। एज टर्सरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज फास्टर इन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है। इसके अलावा समझिए, द अलाइलिक, अलाइलिक किसे कहते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे अगर ग्रुप लगा होता है अलाइल बोल देते हैं। एंड बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइल किसे कहते हैं? जब बेंजीन पे CH2 ग्रुप लगता है। शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ये भी अच्छी रिएक्टिविटी शो करते हैं। ऑल्दो द सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, द कार्बोकटायन दस फॉर्म्ड गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। क्यों होती है भाई? अब देखो, जैसे ये है भाई, ये दिखाई दे रहा होगा। अब आपको दिख रहा है कि ये तो एक तरफ से ही तो कार्बन है, तो ये तो प्राइमरी है। अब प्राइमरी तो SN1 के लिए अच्छे नहीं होते, बट अच्छे हैं। स्टेबिलिटी मैटर करती है कार्बोकटायन की, और वो स्टेबल क्यों है? रेजोनेंस की वजह से। इस केस में भी वो किसकी वजह से स्टेबल है भाई? रेजोनेंस की वजह से ही स्टेबल रहता है। अच्छा, अगर आपसे किसी अगर आपसे किसी स्पेसिफिक हैलाइड के बारे में पूछा जाए कि हाँ सबसे फास्टर किसके लिए होगी, तो सबसे फास्टर होगी भाई आयोडीन के लिए, फिर ब्रोमीन के लिए, फिर क्लोरीन के लिए, फिर फ्लोरीन के लिए। ऐसा क्यों सर? डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप के पे, क्योंकि जो जितनी आसानी से छोड़ के चला जाएगा भाई, उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान रहेगा। अब कौन सा सबसे आसानी से छोड़ के जाएगा? आयोडीन सबसे आसानी से छोड़ के जाने वाला है। ठीक है। अब अगली बात करें, स्पेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट की बात करें तो SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होता है, उसमें सिर्फ बैक साइड से अटैक होता है। और SN1 में क्या होता है? उसमें रेसमाइजेशन होती है, रेसमिक मिक्सचर बनता है, इन्वर्जन भी होती है और रिटेंशन भी होती है। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हैं, और अगर नहीं क्लियर है तो एक बार डिफरेंस जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, ये आपकी हेल्प करेगा।
SN1 क्या होता है, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN2 क्या होता है, इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होती है, इसके लिए SN1 जनरली कैरिड आउट इन polar protic solvent like water, alcohol and acetic acid, and SN2 जो होती है कैरिड आउट इन polar aprotic solvent like acetone, DMF और DMSO। अगली बात करें तो SN1 जो होती है टेक्स प्लेस इन टू स्टेप, दो स्टेप में होती है, थ्रू कार्बोकेटाइन एज द इंटरमीडिएट, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनाना होता है आपको। और इसमें बात करें टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, एक ही स्टेप में होती है, और बीच में एक स्टेट आती है जिसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो SN1 में सबसे बेस्ट टर्सरी होता है, प्राइमरी सबसे पीछे जाता है, सेकेंडरी और 0 डिग्री भी जाता है। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं बात करूं SN2 के लिए, तो एस 0 डिग्री सबसे बेस्ट है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। रीजन पूछा जाए, क्योंकि SN1 में क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैटर करती है, जितनी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी फास्टर रिएक्शन होगी। और इसमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतनी फास्टर रिएक्शन होगी। ठीक है। अब SN1 में न्यूक्लियोफाइल का इतना रोल नहीं रहता, अगर आपने देखा वो सिर्फ एक पे डिपेंड करता है, वो भी अल्काइल हैलाइड पे, तो वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चलाया जा सकता है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से ही होगी, आपको एग्जांपल दिख रहे हैं। और SN1 में क्या होता है, रिटेंशन भी होती है, इन्वर्जन भी होती है। और SN2 में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होती है, जिसे हम लोग वाल्डन इन्वर्जन भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो कि हमारे पास है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे कि आपके पास अल्कोहल है, तो वो H और OH बाहर निकल जाएंगे, किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, जनरली H2SO4 की प्रेजेंस में, H3PO4 भी ले सकते हो। अब जब वो बाहर निकलेंगे तो बॉन्ड कम हो जाएंगे, और बॉन्ड को पूरा करने के लिए उनके बीच में डबल बॉन्ड हमें लगाना पड़ेगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास, तो क्या होगा, OH H के साथ बाहर जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, OH किसी भी एक पड़ोसी वाले हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलेगा। कंडीशन क्या है, आपको H2SO4, प्राइमरी केस में आपको H2SO4 लेना पड़ेगा 100%, सेकेंडरी में आपको लेना पड़ेगा 80%, और टेम्परेचर रखना पड़ेगा 440 केल्विन, टेम्परेचर का बड़ा रोल है। और टर्सरी के केस में आपको बहुत आसानी से OH और H बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ 20% लेना है आपको, और टेम्परेचर बहुत कम करना है, 350 टू 8 केल्विन पे भी काम चल जाएगा। और ऑर्डर पूछा जाए तो आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे फास्टली टर्सरी में हुआ है, फिर सेकेंडरी में हुआ है, और फिर प्राइमरी में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात आती है मैकेनिज्म कैसे होता है, आया हुआ है मैकेनिज्म। जैसे कि आपके पास अल्कोहल है, CH3 CH2 OH है, आपने इसमें एसिड डाला, तो बेटा जी क्या होगा, कभी भी एक चीज याद रखना, ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है, आपने एसिड डाला, H पॉजिटिव दिखाते हो एसिड, ये जो प्रोटॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और ऑक्सीजन भाई साहब होते हैं दयालु, बहुत दयालु होते हैं, और इनके दयालुपन का फायदा उठाया जाता है। ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। जब ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसके साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, आप लोग इस केस में देख भी सकते हो। ये तो CH3 है, ये CH2, ये O, ये H, ठीक है। अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, बट उसने हेल्प करने के पर्पज से इलेक्ट्रॉन दिए हाइड्रोजन को, बट इसके भाई हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसका बॉन्ड बन गया, उसका काम चल गया, लॉस हो गया ऑक्सीजन को, इसे बोला जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और स्टेप को बोला जाएगा अटैक ऑफ प्रोटॉन या प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना हुआ है, अब देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए था, गलत बात हो गई है, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन अब किससे इलेक्ट्रॉन छीने, किससे तो छीनना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन से तो छीन नहीं सकता भाई, क्योंकि हाइड्रोजन को तो अभी दे के बैठा है, तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, ये इस कार्बन से अपना बॉन्ड खत्म करके यहां से निकलता है। अब बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक ऑक्सीजन का है, एक कार्बन का है, ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, और यहाँ पे बन जाता है वाटर H2O, ठीक है। और अब इस कार्बन को लॉस हो गया पॉजिटिव, तो इसकी हेल्प करेगा इसका पड़ोसी जो है, ठीक है, इसके पड़ोसी वाला जो हाइड्रोजन है, ये एक स्पेसिफिक इसको बोला जाता है था, इसे क्या बोला जाता था इस टॉपिक को भाई, तो देखिए ये क्या होगा भाई, स्लो स्टेप होगा,
क्योंकि आराम से होने वाला है ये भी बेटा। तो अभी क्या होगा देखिए, इसने अपना हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोला जाता है, इस स्टेप को बोला जाता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है इसे। ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर देके चला जाएगा। अब बॉन्ड जब इधर देके जाएगा, देखो यार दो इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन का था एक इस कार्बन का था, कार्बन का तो अभी भी कार्बन के पास ही रहा। तो ये जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास आ गया, इसकी हेल्प होगी। अब देखो H पॉजिटिव हमने स्टार्टिंग में लिया था बेटा जी, और वही H पॉजिटिव एंड में निकल गया। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये, 5 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, सिर्फ 5 मिनट से 6 मिनट नहीं लगनी। और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म रहता है हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन इसे बोलते हैं। जैसे कि आपके पास कोई अल्कीन है, अल्कीन होगा, आप उसमें H2O डालोगे और क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल में बदलेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल में बदलेगा तो एक जगह H जाएगा, एक जगह OH जाएगा। अब देखो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन बोलते हैं इसके। अब ये दो तरह से हो सकते हैं, इन सिमेट्रिकल अल्कीन्स, इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। देखो आपके पास जब सिमेट्रिकल अल्कीन्स होते हैं भाई, सिमेट्रिकल अल्कीन्स है मान लो आपके पास, सिमेट्रिकल समझते हो ना किसे कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ में बराबर हाइड्रोजन हो, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में बराबर कार्बन हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल में बदलेगा, एक जगह हाइड्रोजन जाएगा, एक जगह OH चला जाएगा। अब अगर ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदलता है तो एसिडिक हाइड्रेशन है, तो एसिड की प्रेजेंस में H2O डालोगे और क्या होगा पता होना चाहिए आपको, H2O ब्रेक होगा H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। और अभी तक मार्कोनिकोफ रूल का शॉर्टकट तो याद हो गया होगा ना, नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा यानी OH आ जाएगा। और ये सिंपल ऐसे। अब मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कैसे होता है भाई, बिल्कुल सिंपल सा इसका मैकेनिज्म होता है। पहले तो जो H2O है उसकी प्रोटोनेशन होती है, वो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देके वो H3O पॉजिटिव बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब मान लो आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड किसी साइड तो शिफ्ट करेगा ही, डबल बॉन्ड किसी साइड शिफ्ट कर गया मान लो। ठीक है, अच्छा डबल बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट करेगा ये डिपेंड करता है कि हमें स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। ठीक है भाई, तो डबल बॉन्ड या तो इधर शिफ्ट करता है या इधर, बाकी हमें स्टेबल बनाना होता है। अगर इधर बना शिफ्ट करेंगे तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, इधर करेंगे तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो स्टेबल कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला है। और इस पे कौन अटैक करेगा अभी, H3O पॉजिटिव। किसने अटैक करना है इस पे, H3O पॉजिटिव ने अटैक कर देना है। देखिए कैसे, या फिर आप देखो दोबारा समझो इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। आपके पास कोई आपने क्या किया, सबसे पहले तो H2O है, H2O देखेगा H पॉजिटिव को, ये मैंने आपको बताया कि इसके ये प्रोटॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी हेल्प करेगा और ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब आपके पास कोई अल्कीन है, ये रहा आपके पास अल्कीन। ठीक है, तो बेटा जी डबल बॉन्ड को किस साइड, आप देखो H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या होगा, H3O पॉजिटिव को बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं क्या, ऐसे H H H और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि ये ना डबल बॉन्ड की साइड ना शिफ्ट मारेगा, इसको शिफ्ट कर दो, किसी भी साइड शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब जिस साइड आप शिफ्ट करोगे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस साइड से वो गया है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव आएगा, वो उसकी हेल्प करेगा। अब पॉजिटिव किसके साथ जुड़ना चाहेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव के साथ। यहाँ पे आके H पॉजिटिव जुड़ा, तो इनका ये पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी हो जाना चाहिए। तो ये बन गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा भाई, फोकस करना, सी सी एच 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 फिर एच एच और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या है, देखो H पॉजिटिव बाहर निकल गया था, तो यहाँ पे अभी क्या बच गया है, H2O बच गया है, H2O, ये H2O है। ठीक है, अब अगेन वही बात होगी कि ऑक्सीजन जाएगा इसकी हेल्प करने को, इसकी हेल्प करने को गया, जाना पड़ेगा इसको, इसकी नेचर ही है, किसी को देख के मुसीबत में इसकी हेल्प करने जाता ही है। ठीक है, ये कार्बन भाई साहब इसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एंट्री हुई है देवता की, देवता है यहाँ पे
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे और देवता को अभी आ जाएगी दिक्कत। क्यों आएगी सर दिक्कत इसको? हमेशा की बात है ये। ऑक्सीजन किसी को देखता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसका काम चल जाता है। फिर जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बस अभी फाइनल स्टेप पे पहुंचने वाले हैं। देखो ये हमारे पास क्या बन गया? कार्बन, कार्बन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसको तो पंगे ही मत लो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। भैया ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे नहीं होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, बट है। तो ये क्या करेगा? अच्छा देखो, ऑक्सीजन जिसकी हेल्प करता है ना उससे इलेक्ट्रॉन नहीं छीनता, ठीक है। इसने कार्बन की हेल्प की है तो उससे नहीं छीनेगा। किसकी हेल्प, किससे छीनेगा? इस हाइड्रोजन से। ये कहेगा भाग मेरा इलेक्ट्रॉन दे। तो अब हाइड्रोजन दिक्कत में आएगा तो इसकी हेल्प करेगा बाहर से कोई H2O, ठीक है। इसे H पॉजिटिव होने लगेगा, वो इसके साथ जुड़ेगा और वो क्या बन जाएगा भाई? H3O पॉजिटिव। रिएक्शन की स्टार्टिंग H3O पॉजिटिव से हुई थी, रिएक्शन की एंडिंग भी किससे हुई? H3O पॉजिटिव से। और यहाँ पे आप चेक करो तो यहाँ पे आपको क्या मिल चुका है? देखो ये H पॉजिटिव बाहर निकल गया इसके साथ और ये बन गया भाई OH। ये है मैकेनिज्म। अभी शायद तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट 5 मिनट एक बार इसे दोबारा देख लोगे ना, बहुत हेल्प हो जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये। चलिए यही थे सारे के सारे मैकेनिज्म और यहाँ पे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो खत्म हो रही है शॉर्ट नोट्स वाली। और अभी बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ। और सबसे इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा, सबसे लास्ट पार्ट। इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, वो स्टार्टिंग में हमने कर ही लिए हैं। और अभी बेटा जी पढ़ने वाले हैं हम लोग इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म्स के बारे में, ठीक है। बाकी यार इम्पोर्टेंट क्या बोलें, अभी तक देखो जो सीबीएसई पूछता है ना, पिछले 10 सालों का पैटर्न देखें या फिर एनसीईआरटी से देखें, तो 3 मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं, SN1, SN2, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। उन्हीं को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले SN1 एंड SN2 से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? जिसमें सब्स्टिट्यूशन होगा सिंपली एक RX। सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें एक एटम की जगह दूसरा एटम आ जाता है या एक ग्रुप की जगह दूसरा ग्रुप आ जाता है। तो समझिए, carbon halogen bond in halogen is polar and halide ion can be replaced by a stronger nucleophile। देखिए ये एक कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है और हमें पता है कि हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा इन दोनों कंपैरिजन में। तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, आप लोगों ने लगा के रखना है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस पे जुड़ जाएगा। अब ये रिएक्शन दो तरह की होती है भाई, एक होती है SN1, एक होती है SN2। SN1 को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर या फिर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर या फिर बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सीधा कंसेप्ट पे जाएं, थोड़ी सी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? व्हेन अ नॉर्मल लाइट फ्रॉम अ लाइट सोर्स, also called diffuse light, is passed through Nicol prism, then the light is changed into PPL। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। जैसे एक नॉर्मल लाइट है, ठीक है, डिफ्यूज लाइट है, और इसको आपने पास करा दिया निकोल प्रिज्म में से, तो ये बिल्कुल एक ही प्लेन में ट्रेवल करेगी और इसको बोला जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब हम किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पोलैरिमीटर में से पास कराते हैं, पॉसिबल है वो लाइट सीधी चली जाए,
इट मीन्स वो जो सॉल्यूशन आपने लिया है, वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या जो भी सब्सटेंस है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और अगर वो उसको रोटेट कर देता है राइट साइड में या कह लीजिए लेफ्ट साइड में, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। हाँ, अगर वो उसे रोटेट कर रहा है राइट साइड में, उस सब्सटेंस को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है लेफ्ट साइड में, उसे बोलेंगे बेटा जी लेवो रोटेटरी। अभी अगली बात करते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। मैंने आपको बता दिया ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं। when this plane polarized light is passed through a solution of an organic compound, then the light may rotate either clockwise or anti-clockwise, right side में या left side में। such substance are called optically active substance। अब दो तरह के होंगे ये, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेट क्लॉकवाइज, इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी और सिंपली पॉजिटिव। और लिवोरोटेटरी क्या होता है? इफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, इट इज कॉल्ड लिवोरोटेटरी एल, और या फिर इसको सिंपल नेगेटिव से दिखा दिया जाता है। और अभी स्टार्ट करते हैं भैया, स्टीरियो सेंटर क्या होता है। इफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू अ कार्बन आर डिफरेंट, देन सच अ कार्बन इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर और कायरल कार्बन। देखिए जैसे एक कार्बन है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और इसके ना पता होगा आपको, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पता भी होना चाहिए यार, अभी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। और इसके ना सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से पूरे हो रहे हो, तो इसे स्टीरियो सेंटर या फिर कायरल कार्बन कहा जाता है। द asymmetry of the molecule is responsible for the optical activity in such organic compound. The asymmetry is also called disymmetry। देखो अगर किसी सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव होना है ना भाई, तो उसको क्या होना चाहिए? स्टीरियो सेंटर होना चाहिए या असिमेट्री होनी चाहिए। असिमेट्री को ही डाइसिमेट्री भी बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कायरलिटी। क्या होता है? द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड कायरल कार्बन। सच कार्बन डू नॉट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड कायरलिटी और डाइसिमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। The non-superimposable mirror images of an organic compound are optically active। अभी मैं सिर्फ बुकिश लैंग्वेज बता रहा हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। And one of them will be dextrorotatory and other will be levorotatory। Such pair of dextro and levo isomer are called enantiomers। Essential condition for enantiomers is disymmetry। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आपके पास ब्यूटेन टूओल है, अगर आप ब्यूटेन टूओल का स्ट्रक्चर बनाओ तो कुछ ऐसे बनेगा। अब आप एक कार्बन को चेक करो, हर एक कार्बन को नहीं, इस कार्बन को अगर आप स्पेसिफिकली चेक करते हो, तो इसका एक बॉन्ड CH3 पूरा कर रहा है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन पूरा कर रहा है, एक बॉन्ड C2H5 पूरा कर रहा है, एक बॉन्ड OH पूरा कर रहा है, तो ये एक कायरल है। अब इसको मिरर के सामने रख देंगे तो इसकी इमेज डिफरेंट आएगी। अब जिसकी मिरर इमेज डिफरेंट आती है वही ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, और उन्हें ही हम लोग इनैंशियोमर्स भी बोलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर को ही इनैंशियोमर्स बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल कंसीडर करो, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन, ये बना हुआ है। आप इस कार्बन को चेक करो, इसके सारे के सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से पूरे हुए हैं। इसको मिरर के सामने रखेंगे तो मिरर के सामने पता है ना, जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। हो गया। अब मिरर इमेज डिफरेंट आ रही है। ऐसी इमेजेस को ही हम लोग ऐसे सब्सटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनांशियोमर्स बोलते हैं। एनांशियोमर समझ जाना ऑप्टिकल आइसोमर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि हम लोग रेसमिक मिक्सचर किसे कहते हैं। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो सब्सटेंस so that net rotation is zero is called racemic mixture। The process of making a racemic mixture is called racemization and these are represented एज परफिक्स DL लिखा जाएगा भाई, या फिर प्लस माइनस लिखा जाएगा। मेरी बात समझ में आई है आपको या नहीं आई है? मैं समझाता हूँ मैं आपको क्या क्या बोल रहा हूँ। कि अगर आप सब्सटेंस ले लो, 1 मोलर डेक्स्ट्रोरोटेटरी ले लो, 1 मोलर लेवोरोटेटरी ले लो, सो दैट की जो PPL लाइट थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, उसकी जो नेट रोटेशन आएगी वो जीरो आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो जैसे ये होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना, अगर आप उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस में से पास कराओगे तो वो उसे राइट में रोटेट कर देगा। ठीक है, फिर वो लेवो में से पास होगी तो लेवो से क्या करेगा? लेफ्ट में रोटेट कर देगा भाई। अब सीधी होती तो लेफ्ट में ऐसे जाती, बट ये ऑलरेडी राइट में जा रही है, अब ये लेफ्ट में होके सीधी हो जाएगी। अब नेट रोटेशन जो है वो तो जीरो है। ठीक है,
ऐसे मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है रेशमाइजेशन। और क्योंकि डी और एल दोनों फॉर्मली हैं तो डीएल लिख देते हैं या फिर प्लस माइनस लिख देते हैं। नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन। क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी आइसोमर फ्रॉम रेशमिक मिक्सचर बाय सुटेबल मेथड इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। रेशमाइजेशन क्या होती है? डी एंड एल को मिक्स करना, और रिजोल्यूशन क्या होता है? उनको सेपरेट आउट करना। नेक्स्ट इज SN2 मैकेनिज्म। अब बात बढ़ती है, SN2 मैकेनिज्म किसे कहते हैं? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। इन रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है। मोलिकुलरिटी क्या होती है? 2 होती है। बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करती है। जैसे ना मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ कि ये है हेलोल्केन, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो चला जाएगा। अब ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है। मैकेनिज्म समझिए, मैकेनिज्म कैसे होता है भाई। SN2 का, SN2 की बात करते हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं रफ कर दूं इसको, ये गलत बन गया। तो बेटा इसको नोटिस करो आप लोग, ये जो दिख रहा है ये एक हैलोल्केन है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और ये कैसा है? ये एक प्राइमरी हैलोल्केन है। इस पे OH लगेगा। अब एक्चुअल में OH इस पे डायरेक्ट जाके अटैक नहीं कर सकता। क्यों सर, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब अगर हैलोजन इससे हटना चाह रहा है कि क्या ये कार्बन इसको जाने देगा? ऐसे नहीं जाने देगा, क्योंकि फिर तो कोई भी इसको कहेगा मेरे को जाना है, ऐसे नहीं बात बनेगी। तो क्या होगा, इसको बैक साइड से अप्रोच कर रहा है एक न्यूक्लियोफाइल। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके 5 बॉन्ड बनेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और फिर वो हट जाएगा। यहाँ पे ये OH है, OH लिखना आपने ये, ठीक है, और X यहां से हट गया। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अगली बात करें तो क्या है भाई, इन दिस मैकेनिज्म द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स गेट्स इन्वर्टेड। इन्वर्टेड समझ रहे हो? अभी यहां से ये बैक साइड में चला गया, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और वाल्डन इन्वर्जन इसे बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं SN1 की। SN1 को क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, ठीक है, और वो भी सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे 1 होता है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 होने चाहिए क्योंकि पार्टिसिपेट तो 2 करते हैं, बाकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे 1 ही रहता है। 2 स्टेप में होती है रिएक्शन। कैसे होती है सर? देखो, जैसे उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले होना जरूरी है, बट इसमें ऐसा कुछ भी होना जरूरी नहीं है। पहले देखो, ये टर्सरी है। टर्सरी में क्या होता है, ये सारे के सारे ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसको अप्रोच करेंगे कि ग्रुप को निकाल ले, तो ये निकाल सकता है, ठीक है। OH नेगेटिव, X नेगेटिव बाहर निकलेगा और OH इस पे जुड़ेगा। अब इसका मैकेनिज्म देखो आप लोग नीचे, क्या हो रहा है भाई, ये है कार्बन, इसके पास 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं X। ये स्टेप स्लो होता है, बहुत आराम से होता है, क्योंकि एक स्टेबल कंपाउंड अनस्टेबल होना चाह रहा है। देखिए आयंस जब भी होंगे ना वो अनस्टेबल बनेगा, ठीक है बेटा। तो इसने X नेगेटिव निकाल दिया, अब ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो अनस्टेबल हो गया, और अब इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और बड़ी ही फास्टली अटैक पॉसिबल है। अच्छा, अब ये अटैक दोनों साइड से कर सकता है, क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, आगे से भी अटैक हो सकता है, पीछे से भी। अगर आगे से अटैक होगा, जहां से न्यूक्लियोफाइल गया वहीं से अटैक हो तो उसे बोला जाता है रिटेंशन, और जहां से न्यूक्लियोफाइल गया उसकी बैक साइड में अटैक हो तो उसे बोलते हैं इन्वर्जन, जैसे कि पिछले केस में हुआ था। क्योंकि पहले तो न्यूक्लियोफाइल उसमें हटा ही नहीं था ना, उस वाले में SN2 वाले में भाई, उसमें तो हटा ही नहीं था। उसमें तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तभी हटेगा। क्लियर है? अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करी जाए, क्योंकि आपसे पेपर में यही पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। SN2 के लिए पूछा जाए तो सबसे फास्ट होता है CH3X, उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। और अगर SN यही है, CH3X, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। पता है ना प्राइमरी सेकेंडरी किसे कहते हैं? जहाँ पे हैलोजन लगा है जिस कार्बन से, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी है, और अगर वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो वो टर्सरी है। क्योंकि SN2 में जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो है स्टीरिक हिंड्रेंस। एज स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीजेस। क्योंकि अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल को, विदाउट न्यूक्लियोफाइल के अटैक के SN2 पॉसिबल नहीं है। अब न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो उसे खाली जगह मिलनी चाहिए, बट आप अगर आप देखो टर्सरी में तो बहुत सारे ग्रुप्स ने घेर रखा है,
तो अटैक इतना आसान नहीं है। इस केस में बहुत छोटे छोटे ग्रुप लगे हैं तो अटैक आसान रहता है। इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच कार्बन हैलोजन बॉन्ड कार्बन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है भाई। अब SN1 की बात करें तो SN1 में इसका उल्टा केस है। टर्सरी सबसे अच्छे से रिएक्ट करते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर ये CH3X 0 डिग्री बोल सकते हो इसको। इन दिस एन इंटरमीडिएट कार्बन पॉजिटिव इज फॉर्म्ड, इसे बोलते हैं कार्बोकटायन। इसमें कार्बोकटायन बनता है। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, फास्टर इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितना स्टेबल कार्बोकटायन होगा उतनी फास्टर वो रिएक्शन भी होगी। अब स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा होता है? जो 3 साइडों से कार्बन से घिरा हो, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। एज टर्सरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज फास्टर इन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है। इसके अलावा समझिए द अलाइलिक, अलाइलिक किसे कहते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे अगर ग्रुप लगा होता है अलाइल बोल देते हैं। एंड बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइल किसे कहते हैं? जब बेंजीन पे CH2 ग्रुप लगता है। शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ये भी अच्छी रिएक्टिविटी शो करते हैं। ऑल्दो द सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, द कार्बोकटायन दस फॉर्म्ड गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। क्यों होती है भाई? अब देखो, जैसे ये है भाई, ये दिखाई दे रहा होगा। अब आपको दिख रहा है कि ये तो एक तरफ से ही तो कार्बन है, तो ये तो प्राइमरी है। अब प्राइमरी तो SN1 के लिए अच्छे नहीं होते, बट अच्छे हैं। स्टेबिलिटी मैटर करती है कार्बोकटायन की, और वो स्टेबल क्यों है? रेजोनेंस की वजह से। इस केस में भी वो किसकी वजह से स्टेबल है भाई? रेजोनेंस की वजह से ही स्टेबल रहता है। अच्छा, अगर आपसे किसी अगर आपसे किसी स्पेसिफिक हैलाइड के बारे में पूछा जाए कि हाँ सबसे फास्टर किसके लिए होगी, तो सबसे फास्टर होगी भाई आयोडीन के लिए, फिर ब्रोमीन के लिए, फिर क्लोरीन के लिए, फिर फ्लोरीन के लिए। ऐसा क्यों सर? डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप के पे, क्योंकि जो जितनी आसानी से छोड़ के चला जाएगा भाई, उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान रहेगा। अब कौन सा सबसे आसानी से छोड़ के जाएगा? आयोडीन सबसे आसानी से छोड़ के जाने वाला है। ठीक है। अब अगली बात करें, स्पेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट की बात करें तो SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होता है, उसमें सिर्फ बैक साइड से अटैक होता है। और SN1 में क्या होता है? उसमें रेसमाइजेशन होती है, रेसमिक मिक्सचर बनता है, इन्वर्जन भी होती है और रिटेंशन भी होती है। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हैं, और अगर नहीं क्लियर है तो एक बार डिफरेंस जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, ये आपकी हेल्प करेगा। SN1 क्या होता है? इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN2 क्या होता है? इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होती है? इसके लिए SN1 जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। एंड SN2 जो होती है कैरिड आउट इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, DMF और DMSO। अगली बात करें तो SN1 जो होती है टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में होती है। थ्रू कार्बोकटायन एज द इंटरमीडिएट, क्योंकि कार्बोकटायन बनाना होता है आपको। और इसमें बात करें टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप, एक ही स्टेप में होती है, और बीच में एक स्टेट आती है जिसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो SN1 में सबसे बेस्ट टर्सरी होता है, प्राइमरी सबसे पीछे जाता है, सेकेंडरी और 0 डिग्री भी जाता है। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं बात करूं SN2 के लिए, तो एस 0 डिग्री सबसे बेस्ट है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। रीजन पूछा जाए, क्योंकि SN1 में क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन मैटर करती है। जितनी ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा उतनी फास्टर रिएक्शन होगी। और इसमें क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस, जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतनी फास्टर रिएक्शन होगी। ठीक है। अब SN1 में न्यूक्लियोफाइल का इतना रोल नहीं रहता, अगर आपने देखा वो सिर्फ एक पे डिपेंड करता है, वो भी अल्काइल हैलाइड पे। तो वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चलाया जा सकता है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से ही होगी। आपको एग्जांपल दिख रहे हैं। और SN1 में क्या होता है? रिटेंशन भी होती है, इन्वर्जन भी होती है। और SN2 में क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होती है, जिसे हम लोग वाल्डन इन्वर्जन भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो कि हमारे पास है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे कि आपके पास अल्कोहल है, तो वो H और OH बाहर निकल जाएंगे। किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन? जनरली H2SO4 की प्रेजेंस में, H3PO4 भी ले सकते हो। अब जब वो बाहर निकलेंगे तो बॉन्ड कम हो जाएंगे, और बॉन्ड को पूरा करने के लिए उनके बीच में डबल बॉन्ड हमें लगाना पड़ेगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास, तो क्या होगा? OH H के साथ बाहर जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा।
सेकेंडरी अल्कोहल है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, OH किसी भी एक पड़ोसी वाले हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलेगा। कंडीशन क्या है, आपको H2SO4 प्राइमरी केस में आपको H2SO4 लेना पड़ेगा 100%, सेकेंडरी में आपको लेना पड़ेगा 80% और टेम्परेचर रखना पड़ेगा 440 केल्विन। टेम्परेचर का बड़ा रोल है। और टर्सरी के केस में आपको बहुत आसानी से OH और H बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ 20% लेना है आपको और टेम्परेचर बहुत कम करना है, 350 टू 8 केल्विन पे भी काम चल जाएगा। और ऑर्डर पूछा जाए तो आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे फास्टली टर्सरी में हुआ है, फिर सेकेंडरी में हुआ है और फिर प्राइमरी में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात आती है मैकेनिज्म कैसे होता है, आया हुआ है मैकेनिज्म। जैसे कि आपके पास अल्कोहल है CH3 CH2 OH है, आपने इसमें एसिड डाला तो बेटा जी क्या होगा, कभी भी एक चीज याद रखना, ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है, आपने एसिड डाला H पॉजिटिव दिखाते हो एसिड, ये जो प्रोटॉन होता है ना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और ऑक्सीजन भाई साहब होते हैं दयालु, बहुत दयालु होते हैं और इनके दयालुपन का फायदा उठाया जाता है। ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है ना तो ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। जब ये इसको लोन पे डोनेट करेगा तो इसके साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप लोग इस केस में देख भी सकते हो, ये तो CH3 है, ये CH2, ये O, ये H, ठीक है। अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन एक्टिव है बट उसने हेल्प करने के पर्पज से इलेक्ट्रॉन दिए हाइड्रोजन को, बट इसके भाई हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसका बॉन्ड बन गया, उसका काम चल गया, लॉस हो गया ऑक्सीजन को, इसे बोला जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल और स्टेप को बोला जाएगा अटैक ऑफ प्रोटोन या प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना हुआ है, अब देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए था, गलत बात हो गई है, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन अब किससे इलेक्ट्रॉन छीने, किससे तो छीनना पड़ेगा, अब हाइड्रोजन से तो छीन नहीं सकता भाई, क्योंकि हाइड्रोजन को तो अभी दे के बैठा है, तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, ये इस कार्बन से अपना बॉन्ड खत्म करके यहां से निकलता है। अब बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन में से एक ऑक्सीजन का है एक कार्बन का है, ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और यहाँ पे बन जाता है वाटर H2O, ठीक है। और अब इस कार्बन को लॉस हो गया पॉजिटिव, तो इसकी हेल्प करेगा इसका पड़ोसी जो है, ठीक है, इसके पड़ोसी वाला जो हाइड्रोजन है, ये एक स्पेसिफिक इसको बोला जाता है था, इसे क्या बोला जाता था इस टॉपिक को भाई। तो देखिए ये क्या होगा भाई, स्लो स्टेप होगा क्योंकि आराम से होने वाला है ये भी बेटा। तो अभी क्या होगा देखिए, इसने अपना हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोला जाता है, इस स्टेप को बोला जाता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है इसे। ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर देके चला जाएगा। अब बॉन्ड जब इधर देके जाएगा, देखो यार दो इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन का था एक इस कार्बन का था, कार्बन का तो अभी भी कार्बन के पास ही रहा, तो ये जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास आ गया, इसकी हेल्प होगी। अब देखो H पॉजिटिव हमने स्टार्टिंग में लिया था बेटा जी, और वही H पॉजिटिव एंड में निकल गया। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये 5 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, सिर्फ 5 मिनट से 6 मिनट नहीं लगनी, और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म रहता है हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन इसे बोलते हैं। जैसे कि आपके पास कोई अल्कीन है, अल्कीन होगा, आप उसमें H2O डालोगे और क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल में बदलेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल में बदलेगा तो एक जगह H जाएगा एक जगह OH जाएगा। अब देखो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन बोलते हैं इसके। अब ये दो तरह से हो सकते हैं, इन सिमेट्रिकल अल्कीन्स, इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। देखो आपके पास जब सिमेट्रिकल अल्कीन्स होते हैं भाई, सिमेट्रिकल अल्कीन्स है, मान लो आपके पास सिमेट्रिकल, समझते हो ना किसे कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ में बराबर हाइड्रोजन हो, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में बराबर कार्बन हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल में बदलेगा, एक जगह हाइड्रोजन जाएगा एक जगह OH चला जाएगा। अब अगर ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदलता है तो एसिडिक हाइड्रेशन है, तो एसिड की प्रेजेंस में H2O डालोगे और क्या होगा पता होना चाहिए आपको, H2O ब्रेक होगा H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। और अभी तक मार्कोनिकोफ रूल का शॉर्टकट तो याद हो गया होगा ना, नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा यानी OH आ जाएगा, और ये सिंपल ऐसे। अब मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कैसे होता है भाई, बिल्कुल सिंपल सा इसका मैकेनिज्म होता है। पहले तो जो H2O है उसकी प्रोटोनेशन होती है, वो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देके वो H3O पॉजिटिव बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब मान लो आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है,
ठीक है, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड किसी साइड तो शिफ्ट करेगा ही, डबल बॉन्ड किसी साइड शिफ्ट कर गया मान लो, ठीक है। अच्छा, डबल बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट करेगा ये डिपेंड करता है कि हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है भाई। तो डबल बॉन्ड या तो इधर शिफ्ट करता है या इधर, बाकी हमें स्टेबल बनाना होता है। अगर इधर बना शिफ्ट करेंगे तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, इधर करेंगे तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो स्टेबल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। और इस पे कौन अटैक करेगा अभी, H3O पॉजिटिव। किसने अटैक करना है इस पे, H3O पॉजिटिव ने अटैक कर देना है। देखिए कैसे, या फिर आप देखो दोबारा समझो इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। आपके पास कोई आपने क्या किया, सबसे पहले तो H2O है, H2O देखेगा H पॉजिटिव को, ये मैंने आपको बताया कि इसके ये प्रोटॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी हेल्प करेगा और ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब आपके पास कोई अल्कीन है, ये रहा आपके पास अल्कीन, ठीक है। तो बेटा जी डबल बॉन्ड को किस साइड आप देखो, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या होगा, H3O पॉजिटिव को बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं क्या, ऐसे H H H और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि ये ना डबल बॉन्ड की साइड ना शिफ्ट मारेगा। इसको शिफ्ट कर दो, किसी भी साइड शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब जिस साइड आप शिफ्ट करोगे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस साइड से वो गया है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव आएगा, वो उसकी हेल्प करेगा। अब पॉजिटिव किसके साथ जुड़ना चाहेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव के साथ। यहाँ पे आके H पॉजिटिव जुड़ा, तो इनका ये पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी हो जाना चाहिए। तो ये बन गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा भाई, फोकस करना, सी सी एच एच एच, फिर एच एच, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या है, देखो H पॉजिटिव बाहर निकल गया था, तो यहाँ पे अभी क्या बच गया है, H2O बच गया है, H2O, ये H2O है, ठीक है। अब अगेन वही बात होगी कि ऑक्सीजन जाएगा इसकी हेल्प करने को, इसकी हेल्प करने को गया, जाना पड़ेगा इसको, इसकी नेचर ही है, किसी को देख के मुसीबत में इसकी हेल्प करने जाता ही है, ठीक है। ये कार्बन भाई साहब, इसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एंट्री हुई है देवता की, देवता है यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे, और देवता को अभी आ जाएगी दिक्कत। क्यों आएगी सर दिक्कत इसको, हमेशा की बात है ये, ऑक्सीजन किसी को देखता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसका काम चल जाता है। फिर जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बस अभी फाइनल स्टेप पे पहुंचने वाले हैं। देखो ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बन कार्बन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसको तो पंगे ही मत लो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। भैया ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे नहीं होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, बट है। तो ये क्या करेगा, अच्छा देखो ऑक्सीजन जिसकी हेल्प करता है ना उससे इलेक्ट्रॉन नहीं छीनता, ठीक है। इसने कार्बन की हेल्प की है तो उससे नहीं छीनेगा, किसकी हेल्प, किससे छीनेगा, इस हाइड्रोजन से। ये कहेगा भाग मेरा इलेक्ट्रॉन दे, तो अब हाइड्रोजन दिक्कत में आएगा, तो इसकी हेल्प करेगा बाहर से कोई H2O, ठीक है। इस ये H पॉजिटिव होने लगेगा, वो इसके साथ जुड़ेगा, और वो क्या बन जाएगा भाई, H3O पॉजिटिव। रिएक्शन की स्टार्टिंग H3O पॉजिटिव से हुई थी, रिएक्शन की एंडिंग भी किससे हुई, H3O पॉजिटिव से। और यहाँ पे आप चेक करो तो यहाँ पे आपको क्या मिल चुका है, देखो ये H पॉजिटिव बाहर निकल गया इसके साथ, और ये बन गया भाई OH। ये है मैकेनिज्म। अभी शायद तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट 5 मिनट एक बार इसे दोबारा देख लोगे ना, बहुत हेल्प हो जाएगी, और बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये। चलिए यही थे सारे के सारे मैकेनिज्म, और यहाँ पे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो खत्म हो रही है शॉर्ट नोट्स वाली।